राधे राधे मेरे प्यारे लड्डू। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। हम लोग पार्ट 1 में लेखक परिचय देखे थे, लेसन 2 का 20 के साथ हिंदी कर रहे थे। चलिए आज हम लोग कहानी देखते हैं फट से। आप लोग देख लीजिएगा इसको, वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा और कहानी को पूरा अच्छा से समझिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, 20 के दांत सब पूरा रिवाइज करके आइएगा। वो लेखक परिचय से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। हम लोग कहानी आ रहा है और कहानी से मतलब कि वो जो 5 नंबर का नहीं होता है, 5 नंबर की कहानी के सारांश लिखने के लिए आ जाता है, तो कहानी से ज्यादा चांसेस रहता है आने का, ठीक है। तो जितना भी कहानी आएगा आपको बहुत अच्छा से पढ़ना होगा, ठीक है बाबू। चलिए आइए देखिए, कह रहा है सेन साहब। इसमें सेन साहब एक कैरेक्टर है। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। बरसाती मतलब जहाँ पे कार लगता है ना उसको बोलते हैं बरसाती, ठीक है। जहाँ पे कार लगाया जाता है उसको बोलते हैं बरसाती। तो सेन साहब की नई मोटर कार कहाँ खड़ी थी? तो बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली चमकती और कलर पूछता है, वो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि कौन सा कलर का, कौन सा कलर का था? तो काली, ठीक है, करिया, चमकती हुई। और कंपनी पूछता है, वो स्ट्रीमल इंड। कौन सा कंपनी? स्ट्रीमल इंड। जैसे कोयला घोंसले में की कब उड़ जाए। कोयला, कोई कोयला घोंसले में की कब उड़ जाए, मतलब यहाँ पे कोयला नहीं, कोयल होना चाहिए था शायद। कोयल घोंसले में की कब उड़ जाए, ठीक। सेन साहब को इस कार पर नाज है। सेन साहब को इस कार पर नाज है, ठीक है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 की। बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछता हूँ कि सेन साहब की जो कार था कौन सा, कितने का था? तो 7,500। 7,500 कौन सा कंपनी का था? स्ट्रीमलिन। कौन सा कलर का था? तो काली, ब्लैक में आई है। 7,500 में आई। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। मतलब ऐसी चमक था उसमें कि अपना मुंह देख सकते हो उसमें, ठीक है। चमक ऐसी कि उसमें अपना मुंह देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, कहीं पर एक ढाबा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत नहीं। क्लीनर और सोफर, सोफर मतलब होता है नौकर, क्लीनर मतलब जो साफ करते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर कार, मतलब कार जो है ना, कार, कार में थोड़ा सा भी कुछ मतलब कि धाबा, दाग धब्बा दिख जाए, मतलब धूल लगा हुआ दिख जाए, तो क्लीनर और सोफर के, तो क्लीनर और सोफर की सामत नहीं सकते, मतलब उसको बहुत सुनाएगा। इसका कहने का मतलब ये कौन? सेन साहब। सेन साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी, खोखा खोखी मतलब होता है बच्चा बच्ची, बहुत ऑब्जेक्टिव पूछता है। खोखा खोखी बांग्ला भाषी है और खोखा खोखी का मतलब होता है बच्चा या बच्ची, बच्चा या बच्ची। खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने ना पाए, मतलब खोखा खोखी गाड़ी के पास एकदम ज्यादा से भी नहीं हमको दिखाई देना चाहिए। सेन साहब की ये कहना था, ठीक है। चलिए आइए, लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है। पांच पांच ठहरी और सो भी लड़कियां, तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत है। मतलब वो बहुत संस्कारी थी। मतलब उसके जो पांचों बेटी थी, हंसने का भी जो ढंग था बहुत ही मतलब कि अच्छा था। मतलब सब चीज उन लोग रूटीन से फॉलो करती थी, जो मतलब कि उसका रूटीन है उसके हिसाब से इन लोग काम करती थी। तो इसलिए इसके बारे में बताया। मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए, इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या है तो कठपुतली। बहुत ऑब्जेक्टिव पूछता है, लड़कियां क्या है तो कठपुतलियां, लड़कियां क्या है तो कठपुतलियां हैं। और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं। वे कभी, जो उसका पांचवी बेटी है उसकी, वो कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं। वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। वो दौड़ती भी है खेलती भी है, लेकिन किस वक्त? सिर्फ शाम के वक्त, ठीक है। वो लोग मतलब इस इतना अच्छा से उन लोग को सिखाया गया ना कि सब काम समय से कहती है, किस टाइम में, किस समय में कौन सा काम करना चाहिए, ठीक है। चलिए, और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है। मतलब उन लोग खेलना कूदना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसको सिखाया गया, उन लोग को सिखाया गया कि ये चीजें करने से तुम्हारी सेहत को, मतलब तुम्हारे शरीर को फायदा करेगा, तुम्हारी सेहत के लिए फायदेमंद है, ठीक है। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने वोटों पर ला सकते हैं कि सोसाइटी सोसाइटी की तरीकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। देखिए, वो लोग हंसती हैं मुस्कुराती हैं, जो इस तरह से मुस्कुराती है ना कि जो सोसाइटी में समाज में रहते हैं उन लोग भी इससे सीख सकते हैं कि देखो कैसे हंसती है, इस तरह से हंसना चाहिए लड़की लोग। ये कहने का मतलब है। तो सीख ले पर इन्हें खिलखिलाकर किलकी मारते हुए किसी ने सुना नहीं।
मतलब कि ठिठिया के नहीं हंसते, ये ऐसे करके कोई नहीं हंसते, है ना, नहीं कोई सुना होगा। सेन सेन परिवार की मुलाकाती रस के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां हैं। अब अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, मतलब फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों को मारे घर में कुछ भी तो नहीं तो रह सकता, तुम लोग के मारे मतलब घर में कुछ भी नहीं रह सकता। जैसे कि उनकी बेटियां हैं, उससे कंपेयर कर रहा है कि किसी और की बेटा है, बेटी है, तो वो मतलब कि घर में एक फूल से लगा हुआ गमला था, उसको तोड़ दिया, तो बोला कि तुम लोग के मारे कुछ नहीं रह सकता, देखो तो होकर फलना की बेटी, फलना की बेटी, फलना फलनी की बेटी कैसे ना, वो लोग कितना अच्छा से रहती है, हंसती भी, उन लोग से हमको लगता है कि हम लोग की बेटी से हंसना चाहिए, ठीक है ना। सो सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटे की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। देखिए जैसे कि सेन साहब के 5 पुत्रियां थी और एक लड़का था, तो जो उनकी पुत्रियां थी 5 मैंने 5 लड़कियां थी, उससे होकर मोटर जो स्ट्रीमर इंड का जो कार था उसका, उससे उसकी लड़कियां से उसको कोई दिक्कत नहीं था, उसका कोई खतरा नहीं था। लेकिन बट लेकिन खोखा भी तो है, मतलब एक उसका बेटा खोखा भी तो है, ये बोल रहा है, मतलब लड़कियों से तो उसका कोई खतरा है ही नहीं, लेकिन एक बेटा खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, मतलब एक ही वो है, तीन टर्म जो होता है ना, एक एक ही को, वो एक ही वो है, सबसे छोटा है, और सबसे क्या है, छोटा है, मतलब सबसे छोटा है। पहले 5 लड़की हो गई, उसके बाद खोखा हुआ होगा, वही बात यहाँ पे, ठीक है। चलिए, खोखा नाउमीद बुढ़ापे की खोखा नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। खोखा नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। नाउमीद मतलब कि कोई उम्मीद नहीं था कि वो अब हो सकता। बुढ़ा बुढ़ा हो गए थे सेन साहब और उनकी पत्नी, फिर भी मतलब कि जन्म लिया था कौन, खोखा। यह यह नहीं कि मिसेज सेन अपना अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। चलिए देखिए, ताल्लुक का मतलब हो गया बाबू संबंध, ठीक है, तो कोई संबंध किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच में बूढ़े नहीं लगते थे, सेन साहब जो थे वो सचमुच में बूढ़े नहीं लगते थे। चलिए, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव, मतलब आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना, आविर्भाव का मतलब क्या होता है, प्रकट होना। तो खोखा का प्रकट तब हुआ, तब जाकर हुआ था जब उसकी उम्मीद दोनों की बाकी नहीं रह गई थी, मतलब कि सेन साहब और उनकी पत्नी की कोई उम्मीद नहीं था कि अभी हमारे मतलब कि कोई संतान हो सकता है, तो उस टाइम हुआ था कौन, खोखा। आगे पढ़िए इसके बारे में, खोखा बहुत जैसा नाम है ना वैसा इसका काम है, बहुत बदमाश था, ठीक है, लेकिन इसका कारण इसके पापा ही थे, बाकी नहीं रह गई थी। चलिए, खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, मतलब कि जो भी कानून बनता था उसके अपोजिट रहता था, उल्टा रहता था, इसलिए इसको बोला गया कि खोखा जीवन के नियम का क्या था, अपवाद था। चलिए, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो, यह अस्वाभाविक नहीं था कि घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस इस तरह मोटर को मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से। देखिए आगे क्या बोला कि उसकी जो 5 पुत्री है उससे मोटर को कोई खतरा नहीं हो सकता, लेकिन खोखा भी तो है, यहाँ पे बोला लेकिन खोखा भी तो है, बोलने का मतलब उसका वहीं पे था कि खोखा भी तो है और खोखा से ही मोटर का खतरा हो सकता है, तो यहाँ पे बोल दिया ना, मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से, अगर मोटर को कोई हानि हो सकता है, कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है बाबू, तो खोखा से हो सकता है, ठीक है। चलिए, बात ऐसी थी कि सीमा, देखिए सीमा याद कीजिएगा बाबू, मेरे साथ नाम पूछता है, 2 नंबर के सवाल में पूछता है कि सेन साहब के 5 पुत्रियों का नाम क्या था,
क्वेश्चन क्या पूछता है कि सेन साहब के पांचों पुत्रियों का नाम क्या था, तो आपको क्या बताना है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, उनकी पांचों पुत्रियों का नाम है। चलिए देखिए, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ठीक है, ये उनकी पांचों पुत्रियों का नाम है। पांचों हुई तो देख लीजिए, उनके लिए घर में अलग नियम, जो पांचों पुत्रियां हैं उनके लिए घर में अलग नियम थे। दूसरी तरह की क्या शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी। कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, मतलब कि खोखा जो है वो अपने बाप का बेटा ठहरा। कोई नहीं कहता एकदम बप्पे पर गिले है, एकदम बप्पे नीन कह रहा है कोई चीज, यही बात तो उसका कहने का मतलब था कि खोखा, सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसका कहने का मतलब यही हो। ठीक है, चलिए आगे चलिए। उसे तो इंजीनियर होना, उससे क्या होना है बाबू, इंजीनियर होना है। किसे, खोखा को। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, किसके, इंजीनियर के लक्षण दिखाई देता था और उनके, इसलिए उसे ट्रेनिंग भी वैसे ही दी जा रही थी, और उसे अभी से ही ट्रेनिंग दिया जा रहा था, कैसी, इंजीनियर जैसी। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को बदले। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बात यहाँ पे है, दुर्ललित का मतलब होता है कि सोखी से लेकिन ना बिगड़ता, सोखी से चूर लेकिन, और सोखी से चूर लेकिन क्या रहता, बिगड़ जाता। तो वही इसका कहने का मतलब हुआ कि दुर्ललित का मतलब क्या हो गया बाबू, दुलार प्यार में बिगड़ा हुआ। चलिए, तो स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को बदल लिया था। ये क्वेश्चन पूछता बाबू कि किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को बदल लिया था, तो क्या बोले हैं, खोखा के अनुसार, खोखा के दुर्ललित स्वभाव के कारण, दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने अपने सिद्धांतों को बदल लिया था। क्या बोले, खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्या किया था बाबू, बदल लिया था। क्वेश्चन पूछता है, सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था, तो खोखा के दुर्ललित स्वभाव के कारण सेनों ने अपने सिद्धांतों को बदल लिया था। ठीक है, चलिए आगे बैठते हैं। अच्छा, कहा, यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त, अक्सर मतलब ऐसा होता रहता है कि सेन परिवार के दोस्त उसके घर आते रहते थे। देखिए आगे, सेन परिवार के दोस्त आते हैं भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं, क्वेश्चन पूछता है, तो भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं। ठीक है, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर, जैसे कि बैठ गए हैं तो बातचीत का कोई विषय नहीं मिला, कोई मतलब टॉपिक ही नहीं मिला कि किस पे बात करें, तो विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है। क्या चर्चा निकल पड़ती है, देखते हैं। चर्चा निकल पड़ी वही बेटा के बारे में, चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा, मतलब कि उन लोग सब बैठ गए, बात करने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं, तो क्या करेगा, उन लोग सब अपने अपने बेटा के बारे में बात करने लगता है कि किसका बेटा क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेन करेंगे। करेंगे क्या, कर रहे हैं, मतलब करेंगे क्या, कर ही रहे हैं, अपने ढंग से ट्रेन कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट। सेन साहब ने खोखा को क्या बनाना चाहते थे, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। किसको, खोखा को। कौन, सेन साहब। खोखा कौन था, सेन साहब का
आंखों का तारा मतलब नाउम्मीद, जब उम्मीद नहीं था तब वो जन्म लिया था, इसलिए आंखों का तारा था। आंखों का तारा मुहावरा का अर्थ होता है अत्यंत प्यारा। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बिजनेसमैन चाहे इंजीनियर। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल के हो रहा है। खोखा कितने साल का हो रहा है याद रखिएगा बाबू, खोखा कितने साल के हो रहा है, 5 साल के हो रहा है। खोखा कितने साल के हो रहा है, 5 साल के हो रहा है। लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। लोग बोलते हैं ना कि खोखा को किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है। लेकिन सेन साहब बोलते हैं लेकिन मैं अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2 से 1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। इससे इससे क्या होगा, इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएगी। वाकिफ मतलब होता है परिचित, जैसे कि उसको हथौड़ी थोड़ी से उसको अभी से मतलब कि पहचान हो जाए कि ये हथौड़ी है, ये मतलब कुछ और सामान है, उससे मतलब कि औजारों से वाकिफ हो जाए, औजारों से परिचित हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते, ये कहना था सेन साहब के। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते, हिंदुस्तानी लोग समझते हैं कि हमारा बेटा पढ़ेगा लिखेगा, ये मतलब कहने का मतलब वो थोड़ा सा अलग टाइप के इंसान है। चलिए आगे आगे आइए, पता चलेगा पूरा। एक दिन का वाक्य है, एक दिन का घटना है। वाक्य का मतलब क्या होता है बाबू, घटना, ठीक है। एक दिन का घटना है कि, ठीक है, एक दिन का घटना है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। सेन साहब के कुछ दोस्त कहाँ, वही ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे मतलब बात कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबारन 20 थे, और 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 अच्छा, और वहां भी और यहाँ भी लिखा गया, और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे, ठीक है। साथ में उनका लड़का भी था, जो अखबारनवीस थे ना उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा, और वो खोखा से भी छोटा था, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था तो खोखा से छोटा ही, लेकिन उसका हरकत देख करके, उसका मतलब कि जो वहां पे कुछ करता होगा वैसे देख करके लगता था कि बहुत समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी। किसी ने मतलब वहां पे सब गपशप कर रहे थे, कोई हरकत किया होगा, अच्छा काम किया होगा, अच्छा कुछ किया होगा, तो उसकी हरकत देख करके किसी ने उसकी कोई तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। मतलब कि जो अखबारनवीस थे उनके बेटा की बात हो रहा है, तो उनको बोलने अखबारनवीस से कि आपका बेटा तो स्कूल जाता ही होगा। इसके पहले की पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, मतलब कि उनसे पूछे, जवाब देने से पहले सेन सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, किसने बोला, सेन साहब ने। और वे ही बातें दोहरा कर वे थकते नहीं थे, और यही बातें वे बार बार बोले कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे, पत्रकार महोदय जो थे वो चुप मुस्कुराते रहे। जब जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के भविष्य में उनका क्या ख्याल है, क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है,
उसे पूरी आजादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठकर रह गए। देखिए बाबू, ये जो पत्रकार महोदय थे ये थोड़ा समझदार लगते थे, इसलिए इसका जो पुत्र था, बेटा था, वो भी समझदार था। क्योंकि देखिए बाबू, ये चाहते हैं कि मेरा बेटा कुछ बने या ना बने, वो उसकी बात है, पर मैं चाहता हूँ कि एक जेंटलमैन मतलब होता है नेक आदमी जरूर बने, अच्छा आदमी जरूर बने। ठीक है, आइए देखिए, बोल रहे तभी बाहर शोरगुल सुनकर, मतलब बाहर में शोरगुल हुआ, तो शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे। सेन साहब जो थे क्या के उठने लगे, तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की। जो उनके मित्र आए हुए थे, जिनसे बातचीत हो रहा था भड़के ड्राइंग रूम में, तो वहां से मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए मतलब सेन साहब के साथ उन लोग सब कहाँ आए, बाहर आए। चलिए बाहर आए। बाहर सेन साहब को सोफर, एक औरत, सोफर मतलब होता है ड्राइवर। सोफर मतलब ड्राइवर, सोफर का मतलब होता है ड्राइवर, सोफर साहब को सोफर एक औरत से उलझ रहा था, यानी झगड़ रहा था। औरत के पास एक 5 से 6 साल का, कितने साल का, 5 से 6 साल का बच्चा खड़ा था। 5 से 6 साल का बच्चा खड़ा था। वह रोकने की कोशिश कर रही थी। एक मतलब कि उसका जो सोफर था एक औरत से उलझ रही थी बाहर में, तो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था उसका औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था जिसे रोकने की कोशिश कर रही थी। कौन? वो औरत जो खड़ी थी वो। फिर बोल रहा है क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। जो बच्चा था बार बार किसकी ओर झपटता था? सोफर की ओर झपटता था। चलिए, सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई, एकदम रुक गई। उसका मतलब कि कुछ शक बक चलने लगा जब सेन साहब को देखी तब। ठीक है, चलिए। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। जो सोफर था, सोफर ने मालिक से कहा कि देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। यानी कि जो 5-6 साल का बच्चा था उसका नाम क्या था? मदन। जो 5 से 6 साल का बच्चा था उसका नाम क्या था बाबू? मदन था। क्या नाम था? मदन। चलिए, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने, क्या कहा? जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। मतलब कि जो सोफर था उसको मना किया, मदन को, तो उसने कहा जा, फिर उसको सोफर ने पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। इस पर मतलब कि सेन साहब से कह रहा है, वो जो उनका सोफर है ड्राइवर, वो बोल रहे हैं कि हम इसको मदन को वहां से हटाने लगे, तो उसने बोला जा, और फिर उसको पकड़ कर जब हटा दिया तो फिर क्या किया, इसको मारने दौड़ा। कौन? मदन। किसको? सोफर को, ड्राइवर को। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। ये सारी बातें कह रहा है सेन साहब की ड्राइवर जो है सोफर, उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे ओठों को देखकर चुप रह गई। कौन? मदन की माँ। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत न करे। सेन साहब ने बोले मदन को ले जाओ और देखना फिर ऐसी कोई हरकत न करे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से, मदन की जो माँ थी अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। मतलब कि उसको जब धक्का दिया होगा ना, कौन?
सोफर, तो शायद मदन गिर गया होगा, जिससे उसको चोट लग गया होगा। तो वही बाएं घुटने से, कौन से घुटने से? बाएं घुटने से, बाएं घुटने से क्या आ रहा था? खून आ रहा था, उसको पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था, ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, और वह गिर पड़ा था। मदन, मदन के बाएं बाएं घुटने से खून आ रहा था। लेकिन मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? मतलब कि बड़े आदमी के घर में जो काम करते हैं ना, वो भी अपने आप को बड़े ही समझते हैं। तो मतलब कि इसको धक्का कौन दिया? तो सेन साहब के ड्राइवर दिया, कोई छोटा मोटा आदमी दिया। सेन साहब के ड्राइवर है, भले वो रही नौकर का काम करता है, नौकरी का काम करता है, बाकी वो सेन साहब ही काम करता है, समझे ना? इसलिए क्या बोला? इसलिए ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात होगी? तो उसको चोट आई गया तो उसको कौन सी बात होगी? धक्का कौन दिया? सेन साहब के ड्राइवर दिया। चलिए, ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके, सोफर भी दौड़ा, मतलब ड्राइवर भी दौड़ा, और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ी की ओर चले। मतलब कि क्या बोला? ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनाई दिया, तो आवाज सुनकर के सेन साहब लपके, उसके साथ सोफर भी दौड़ा। ठीक है, फिर आगे बोल रहा, और जो लोग थे सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ी की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर, सभी ने देखा, क्या देखा? कि सेन साहब जो है खोखा का एक और नाम मिलेगा, कासू। ठीक है, गड़बड़ाइएगा नहीं, खोखा का नाम है क्या? कासू। और मदन अलग है, उसका 5-6 साल, इसका 5 साल। खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं। कौन? सेन साहब। किसको? खोखा को, यानी कासू को। और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर, लाल शीशा चकनाचूर हो गया, चकनाचूर हो गया। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है, बड़ा शरारती हो गया है कासू। बोले ना, खोखा के गौर नाम आएगा क्या? कासू। बड़ा शरारती हो गया कौन? कासू। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, हर समय पड़ा रहता है खोखा। उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। मतलब कि जो कल पुर्जो है, गाड़ी मोटर कुछ का, मतलब कि मशीन में उसका इतना दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। देख रहे हैं जी, शौकीन लेकर के मार के तोड़ दिया गाड़ी, तैयो सोच कह रहा है कि देखना चाहता था कि उसके अंदर है क्या, है ना? मतलब कि शौके से चोर लेगा है, शौके से चोर। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। ठीक है, उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं। देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े। सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। और फिर क्या किए? रुक गए। उनकी निगाह में नजर, उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर पड़ गई, अगले चक्के पर गई। उनकी जो नजर थी, सबसे उनकी नजर कहाँ गई? उनकी कार के अगले चक्के पर गई। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। उन्होंने जब नजदीक जाकर देखा तो परेशानी में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। शायद क्या हो गया था? पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ आए
और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी। ओकरे कामे था, वही निकालवे किया था, वही इतना शौकी है, ये था, वही नटखट था, वही शरारती था, वही ऐसा काम करता था। ड्राइवर 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 जरा दूसरे जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो। और हाँ, कुर्सियां लॉन में लगवा दो, कुर्सियां लॉन में लगवा दो। तब तक हम यहाँ बैठते हैं, तब तक हम यहाँ बैठते हैं, सेन साहब ने बोला। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई थी। सब ये सब काम करता था कौन? खोखा। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, कासू बाबू ये है, ये सब काम करे, ठीक ना? सब वही ओकरे काम ही सब। इधर ही खेल रहे थे, सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। ठीक है, चलिए। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी, मतलब उनका गाड़ी में कुछ दिक्कत नहीं था, वो ठीक ठाक था, सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। किनका गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं था? मुखर्जी साहब के। चलिए, वो और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ वो चलते बने। ठीक है, फिर बोल रहा सेन साहब और मिस्टर सी लॉन की कुर्सियों पर, लॉन लॉन मतलब समझते हैं जहाँ पे बैठने का इलाका होता है, घर के बगल में जैसे ना होता है, वहां पे कुर्सी उर्सी लग जाता है, उसको बोलते हैं लॉन। कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी। ठीक है, हिकमत जान ली थी। हिकमत का मतलब होता है कौशल या योग्यता। जैसे हिकमत कौशल या योग्यता जान ली थी, हवा कैसे निकाला जाता है, कौन? कासू। चलिए, और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था, मौका मिलते शरारत कर गुजरता था। सब उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है ना, इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। क्योंकि जो सेन साहब थे वो अपने बेटा को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन, इंजीनियर। दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। रुखसत का मतलब होता है विदाई, रुखसत का मतलब क्या होता है? विदाई। चलिए, रुखसत शायद उर्दू वर्ड है। चलिए आगे। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा बेरा मतलब होता है खाना बनाने वाला। बेरा मतलब क्या होता है? बेरा मतलब क्या होता है? खाना बनाने वाला। बेरा को मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था। बहुत क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन ये पूछता है कि मदन के पिता गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या थे? तो किरानी थे। क्या थे? किरानी थे। क्या थे बाबू? किरानी थे। और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था। जो कहाँ रहता था? आउट हाउस में रहता था। बुला बुला लाने का हुक्म दिया। हुक्म मतलब आदेश से दिया। किसको? बेरा को दिया था हुक्म। किसको बुलाने के लिए? गिरधर लाल को, जो कौन था? मदन के पापा। चलिए, गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। और सिर झुकाकर ऐसे खड़ा हो जैसे कि जज के सामने कोई खूनी या कैदी खड़ा होता ना, उसी प्रकार। देखिए आगे लिखा होगा, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो, उस प्रकार एकदम सेन साहब के सामने गिरधर लाल खड़ा हुआ। कितना बड़ा गलती करके वहां पे खड़ा है। इस तरह से सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया। देखो दूसरा के बाल बच्चा कैसे बोल रहा है कि मदन आजकल बहुत शौक हो गया है।
और अपन बेटा के तो कुछ ना कह रहा, मार के गाड़ी तोड़ दे रहा है, पंचर कर दे रहा है, कुछ कर दे, कुछ ना, वो इंजीनियर बनेगा और खाली थोड़ा सा ठेक जाए गाड़िया में तो सौखी मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। सेन साहब बोल रहे हैं, मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा। मतलब गाड़ी को गंदा किया हुआ अलग, और जब मना किया जाता है तो ड्राइवर को ही वो मारने लगता है, मारने दौड़ा। और मेरे सामने भी डरने के बदले, और जब मैं गया तो मेरे सामने उसको डरना चाहिए, लेकिन डरा नहीं, डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा, मतलब ड्राइवर की ओर झपटता रहा। ऐसे ही लड़के, ये वाला स्टेटमेंट याद रखिएगा, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट किसका है बाबू? तो सेन साहब का। लिख देगा ऑब्जेक्टिव में कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। यह स्टेटमेंट किसका है? तो सेन साहब का। यह स्टेटमेंट किसका है? सेन साहब का। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलते सेन साहब जो था गिरधरलाल को बोल रहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू मवाली वगैरह ऐसे बनते हैं, तो मतलब कि तुम अगर चाहते हो तो उसको सुधार सकते हो, हम तुम्हारा भलाई ही चाहते हैं। तो देखिए फिर वहां देखे थे, फिर हम लोग देखते हैं गिरधरलाल कभी कभी जी कह देता था। गिरधरलाल कभी कभी क्या कह देता था? जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था, और सेन साहब का भाषण क्या था? जारी था। मतलब कि जब उसको बोलता था ना, वो क्या बोलते हैं, वो सॉरी सेन साहब गिरधरलाल को, तब वो जी जी हुजूर जी ऐसे कर देता था। ठीक है, फिर उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, उसे संभालने की कोशिश करो। गिरधरलाल के बेटा को बोल रहा है, गिरधरलाल को बोल रहा है उसके बेटा को संभालने की, सुधारने की। कौन बोल रहा है बाबू? तो सेन साहब बोल रहा है। कौन बोल रहा है? सेन साहब बोल रहा है। देखिए फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। अगर फिर से ऐसा काम करता है, तो फिर ऐसी बात होती है तो अच्छा नहीं होगा। तुम जा सकते हो, मतलब इतना बोलने के बाद बोला अब तुम जा सकते हो। ठीक है, चलिए उस रात गिरधरलाल के क्वार्टर से आते हुए मदन की चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनागार गूंज गया। मतलब कि जब शायद गया होगा वहां को सियाल एकदम गिरधरलाल पकड़ के टेढ़े मुंह के सान दिया होगा, तो ही जब ओकर कराहते हुए जब न बोलते कुखते हैं, पिटाते तो ना कुहूरते हैं, तो ही कुहूर रहा होगा, तो वही वाला आवाज आ रहा होगा सेन साहब के क्वार्टर में। तो वो सबके एकदम होकर जब आवाज चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनागार गूंज गया, जो शयनागार था वो क्या गया? आराम से, एकदम आरामदेह से क्या गूंज गया, वहां पे गूंज गया, उसका गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। पिता सेन ने धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, मतलब कि अपनी पत्नी से समझदार वाली बात कौन? ये बोला कि गिरधर खुद समझदार आदमी है, खुद समझदार आदमी है। उसकी बीवी ने लड़के को बिगाड़ दिया है। उसकी बीवी, गिरधरलाल की बीवी ने लड़के को बिगाड़ दिया है। चलिए, बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है, मतलब बोल रहा है कि मदन की यही दवा, लाख कुछ ही दवा, लेकिन खोखा के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। वो खोखा तो आंखों का तारा ना है, जब उम्मीद नहीं था तब वो जन्म लिया, समझ सकते हैं आप। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं, मतलब उसका एकदम मियाज बना था कि एकदम जखनी हम उसका खाल उधेड़ दूं एकदम। सेन साहब के जखनी जो गया था, जो सोफा से लड़ रहा था तब। गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी, बोल रहा है सेन साहब अपन पत्नी के गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। इसका मतलब होता है कि मतलब कि छड़ी या डंडा का प्रयोग न करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। छड़ी या डंडा का प्रयोग न करने से बच्चे क्या होते हैं? बिगड़ जाते हैं। चाहे ये भी बोल सकते हैं इसका मतलब स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। इसका मतलब बोल सकते हैं कि ज्यादा दुलार प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं। ज्यादा दुलार प्यार से बच्चे क्या होते हैं? बिगड़ जाते हैं। इसका मतलब होता है
स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। ज्यादा दुलार प्यार से बच्चे क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं। माता सेन की नींद उचट गई थी। माता सेन सो रही थी, उनका नींद क्या हो गया, उचट गया। जो बैक बैक कर रहे थे सेन साहब मदन को लेकर, उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बैक बैक पर खींच आ रही थी। हाँ, पति की बैक बैक पर क्या रही थी, खींच आ रही थी। लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। उन्होंने भी अपनी खींच किस पर उतारी, मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा, बोल रहे हैं कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का। देख रहे हैं जी कैसे कैसे वर्ड यूज कर रही है। खोखा की बराबरी करता फिरता, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आर्त रुदन रुक गया था, मतलब उसका रुक गया था, जो क्या बोलते मारे के बाद जो कुहारता हुआ ना वही रुक गया। खैरियत थी, उसकी सिसकियां सेनों के सायनागार तक नहीं पहुंच सकती। और मतलब कि अब जो करा रहा था वो अब आवाज नहीं जा रहा था, सिसक रहा होगा ना, रोने के बाद, बहुत ज्यादा रोने के बाद सिसकता ना इंसान, आदमी सिसकता, तो वही कह रहा खैरियत थी कि उसकी सिसकियां सेनों के सायनागार तक नहीं पहुंच सकती थी। इसमें खैरियत होकर लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढाब मामला हो गया। दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढाब मामला हो गया। मामला क्या हो गया, शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा, शाम के वक्त में खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली, बंगले की अहाते की बगल वाली गली में जा निकला, बगल वाली गली में जा निकला। उसको मौका मिल गया होगा मदन को कि तोरे चक्कर में हम पिट लिया, तोरे बाबूजी के चक्कर में। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। मदन उधर क्या कर रहा था, लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। खोखा जब देखा तो उसकी तबीयत मचल गई कि हम भी लट्टू नचाएगा। आगे आइए, हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। मतलब कि हंस इसमें बोला गया किसको, खोखा को, कासू को, और कौवा किसको, मदन को। हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए क्या हो गया, ललक गया। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, और किसे कहा, मदन से ही कह दिया, हमको लट्टू दो, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। देख रहे हैं जी, हमको लट्टू दो, रंगदारी से, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा, हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं थी, वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदे को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। क्यों क्यों ये लाइन को यहाँ पे लिखा, क्योंकि देखिए वो खोखा बड़ा घर के लड़का, तो उसको अगर खिला देगा तो कुछ बिस्कुट उस्कुट चॉकलेट उकलेट लॉलीपॉप ले ले होगा, लेमचूस उमचूस तो ले ले होगा, तो खिला क्या चॉकलेट दिन तक खिलाओ, लेमचूस दिन तक खिलाओ, लॉलीपॉप दिन तक खिलाओ, इसलिए उसको मतलब कि बच्चे लोग ले लेते थे खेलने के लिए। लेकिन मदन थोड़ी ऐसा है, वो ऐसा ना है, सीधे देखिए ना क्या करता है जी। पर लेकिन वो गेम के जो लट्टू नचा रहा था ना, वो गेम के लीडर वही रहता है, मदन, लीडर बाबू लीडर। पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर, देख रहे हैं, प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी, उसको यह बात मंजूर नहीं हो सकती थी कि वो खोखा को लट्टू खेलने दे। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला। कौन बोला, मदन बोला खोखा को, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला। है भी लट्टू तेरे, मतलब है भी तेरे पास लट्टू, बोलो ना है, नहीं है तो भाग यहाँ से, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। जो बोल रहा है मदन, लट्टू खेलेगा, जाके अपन बाबूजी की गाड़ी पर ना बैठल जा रहा, मोटर पर ना बैठल जा रहा, हमेशा तो लट्टू खेलेगा, है लट्टू तो खेलो। कासू 23 में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे, मैंने आदत लगल था तनियों से, बहन के अपन मार देता था, नौकर को मार देता था, और उसको कोई कुछ नहीं कर सकता था। ये गुना था टिम टाम, उसे कोई कुछ कर दे। उसने
उसने वहां भी यहाँ भी, चलिए कोई ना। उसने और देखा न ताओ मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। उसने और देखा न ताओ मदन को एक घूसा दे दिया। चलिए आगे। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन कब मानने वाला था? वो तो अपने बदनाम है जी, चोर गुंडा डाकू में। ये मान जाएगा? कब मानने वाला था? वह झट कासू पर टूट पड़ा। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हट कर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे। दूसरे लड़के इस द्वंद्व युद्ध का क्या मजा लेने लगे। चलिए। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के डॉग की लड़ाई थी, है ना। बंगले के पिल्ले और गली के डॉग की लड़ाई थी। अहाते में यही लड़ाई हुई, अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। यदि बगल उसके घर के बगल में हो रहता लड़ाई तो कासू शेर नहीं हो जाता, हो जाता। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। कौन? कासू, खोखा। देखिए क्या कह रहा है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। मतलब कि महल वाले और झोपड़ी वाले में लड़ाई होता है, अक्सर कौन जीतता है? महल वाला ही जीतता है, क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा रहता है तो वही जीते, उसी को जीतने का ज्यादा चांसेस रहता है। और जैसे कि गरीब है तो उसको जानबूझ के कोई सहायता नहीं करता, क्योंकि अमीर लोग होते हैं जो फिर कहेगा तो उसको सपोर्ट करते हैं ना, मतलब कुछ काम आएगा तो उसको दुत्कार देते हैं, इसलिए समझ रहे हैं ना जो हम बोल रहे हैं। हाँ। पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, कब जीतते हैं महल वाले? महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई होती है तो महल वाले कब जीतते हैं? जब दूसरे झोपड़ी वाले खुद झोपड़ी वाले के खिलाफ रहते हैं, तब जाकर के किसका जीत होता है? महल वाले की जीत होता है, महल वालों की जीत होती है। चलिए आगे। लेकिन बच्चों की बच्चों की इतनी अक्ल कहाँ? बच्चों की इतनी अक्ल कहाँ? उन्होंने न तो अपने दुर्दमानीय लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की। मतलब कि जो उनके माता पिता के मालिक के लाडला था खोखा, उसका ही मदद नहीं किया, न उसका गेम का जो लीडर था कौन? मदन, नहीं उसका मदद किया। उसके पास अकल ही नहीं, 5-6 साल के लड़के सब नेटा पोषित रहता जी। लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। मतलब लड़ाई खत्म हो जाते सब तितर बितर मतलब इन्हें होने जाने तक सब भाग गए। छोटा बच्चा थे, भाग गए। चलिए आगे। मदन घर नहीं लौटा। मदन घर नहीं लौटा था। बाबू मदन घर नहीं लौटा था। फिर क्या बोल रहा है? मदन घर नहीं लौटा लेकिन जाता ही कहा। और जब घर नहीं गया तो जाएगा कहाँ बाबू? अब बताइए। जब मदन घर नहीं जाएगा तो जाएगा कहाँ? देखिए कहाँ जाएगा। 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। 8-9 बजे तक इधर उधर का मारा मारा फिरता रहा। फिर उसके बाद फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता, फिर जब उसको भूख लगा तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। ये बात को याद रखिए, वो बहुत बार एग्जाम में पूछा है और पूछने की संभावना भी है कि उसके लिए, किसके लिए? मदन के लिए। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? बहुत बार पूछ दिया ऑब्जेक्टिव, बहुत बार। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना मामूली बात थी। वो हमेशा मार खाते रहता था अपने पिताजी के हाथ, है ना, पिटाते रहता था। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी हुई। मतलब उसको ये डर नहीं था कि हम नहीं पिटाएंगे, पिटाएगा, लेकिन जितना सब पहले पिटाया था उससे आज ज्यादा पिटाने का उसको चांसेस था। किसको? मदन को। क्योंकि आज पता लड़ाई किया था, वो भी केकरा साथ, मालिक के बेटा साथ, है ना। खोखा, नाउमीद, आंखों का तारा, जब जन्मे का समय नहीं था तब वो जन्म लिया था, समझ रहे हैं जी। 5 बेटी के बाद एगो बेटा। चलिए। वो भी बिजनेसमैन इंजीनियर था। बुरी होगी, लेकिन उपाय ही क्या था? लेकिन उपाय ही क्या था? कोई उपाय ही नहीं था। क्यों बच सकता? आखिर ना आज न कल, जैसे एक दिन घर नहीं जाता, एक दिन भूखा रह सकता, 2 दिन 3 दिन, फिर कहाँ जाता जाने तने। आगे देखिए। वह पहले रसोई घर में घुसा। वह पहले कहाँ गया? रसोई घर में, ठीक है। वह पहले रसोई घर में गया। माँ नहीं थी। रसोई घर में अक्सर कौन रहते हैं? माँ रहते हैं। तो माँ उनको नहीं मिले, माँ नहीं मिले।
बगल के सोने वाले कमरे से, मतलब बेडरूम से, बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। जो बगल के सोने वाला कमरा था वहां से बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ, उसने उसने किसने, मदन ने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया, भर पेट खाना खाया। फिर दरवाजे के पास जाकर, दरवाजे के पास जाकर अंदर की बात, अंदर की बात बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। कौन? मदन। खाना खाया, एकदम इम्तिहान से खाना खाया, भर पेट खाना खाया। फिर जहां से उसको आवाज आ रहा था, मम्मी पापा का बतिया रहे थे, वहां के दरवाजे के पास चला गया और उनका बातचीत सुनने की कोशिश कर रहा था। कौन? मदन कोशिश कर रहा था। उससे बड़ा ताजुब हुआ, उसके बापू गरज तरज नहीं रहे थे। मतलब कि जब कोई गलती करता है तो उनके पिताजी गरजते। तो आज इसको ताजुब हुआ कि आज मेरे पिताजी गरज नहीं रहे, गरज तरज नहीं रहे, तो उसको ताजुब नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी, मदन की अम्मा ने कोई बात पूछी जिससे वह ठीक से सुन नहीं सका, जिससे वह ठीक से सुन नहीं सका। तो उसके बाबू ने झल्लाकर कहा, अरे भाई बतलाया तो, क्या बोला, अरे भाई बतलाया तो। साहब ने सिर्फ यही कहा, साहब ने सिर्फ यही कहा कि आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कल से मकान छोड़ देना, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के पिता कौन थे? गिरधर लाल। और गिरधर लाल कौन थे? सेन साहब के यहाँ किराने के काम करते थे, ठीक है ना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। जो मदन काम किया था, क्या काम किया था? खोखा के 2 दांत तोड़ दिया था, देखिए ना, खोखा के 2 दांत मार के तोड़ दिया था। रही थी उसकी सजा की तजवीज होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता हुआ है। मतलब कि उसके बारे में कुछ बातें नहीं हो रहा, न उसको पीटने की बात चल रहा है, तो सुन के क्या करेगा? वो सोच रहा है कि मेरे बारे में बात ही नहीं हो रहा, तो उसने नहीं सुना, फिर चला गया। आगे सुनिए। वह दबे पांव बरामदे में रखी चरपाई की तरफ सोने के लिए चला। वह दबे पांव, एकदम धीरे धीरे गते गते, जैसे बिल्ली कैसे चलती, एकदम दबे पांव चूहा पकड़ने के लिए, उसी प्रकार से दबे पांव बरामदे में रखी चरपाई की तरफ सोने के लिए चला। तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से, उसका अंधेरे में पैर किससे टकरा गया? लोटे से टकरा गया। किससे टकरा गया बाबू? लोटे से टकरा गया। लोटे से लग गया, लोटे से लग गया। तो लोटा गिरेगा वो तो ठन ठन आवाज करेगा ना, आवाज करेगा, पक्का पे गिरता है तो। लग गया। लोटे की ठन ठन, देखिए ठन ठन की आवाज है। लोटे की ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। लोटे की ठन ठन की आवाज सुनकर कौन बाहर आया? गिरधर बाहर आया और उसके साथ उसकी पत्नी भी थी, यानी कि मदन की अम्मा भी थी, मम्मी भी थी, माँ भी थी, मदर भी थी, वही। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में आ गया। मतलब कि इसको लगा कि आज तो हमारे खैर नहीं, आज तो हम पिटा के रहेंगे, क्योंकि आज तो गलती की है, बहुत बड़ा लड़ाई कर ली है ना, तो इसका तो आज खैर नहीं। तो इसलिए मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में आज छाती को अपने हाथों से बांध कर खड़ा हो गया। मतलब कि पूरे एकदम सीना चौड़ा करके पिटाई के लिए, आज जितना भी मारे मैंने मार लीजिए, हमको आज हम पिटाएंगे, गलती की है। कहे कि उसको उसके लिए मार खाना मामूली बात था, तो हमेशा पिटाते रहते। तो आज वो सोच रहा है कि आज तो और बड़ा गलती की है, आज तो और पिटाएंगे। लेकिन ट्विस्ट है थोड़ा सा, आइए। मदन अक्सर मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों क्या होता था? पीटता था। याद रखिए, वो ऑब्जेक्टिव पूछता है। बहुत पीटने पर रोता भी था और बहुत पीटने पर रोता भी था, लेकिन बहादुरी से, मगर बहादुरी के साथ। देखिए लिख देना, मगर बहादुरी के साथ। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए, मतलब कि पूरा पिटाई का थीम आ गया कि
तुम्हारी जितना मुंह ना आ तो पूरा दांत के दांत कितने कहते हैं जो तो किस ऐसे करके करे है ना। हमारा हरकत पे नहीं जाएगा, मतलब एक्टिंग कर रहे हैं उसके जैसा। तो उस टाइम कैसे किया होगा जब कोई पिटाता था, ऐसे करके आंख मुंह मार लिया होगा, दांत किस के लोग पिटाई के पूरा मूड में होगा वो कि आज हम पिटाए। दांत भींच ली, गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया। गिरधर जो उनके पिताजी थे मदन के बिल्कुल पास आ गए। पास आ गया था कि वह अचानक वह ठिठक गया। कौन? खोखा। देखिए ना जी का होता है, उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। वो जो पिटाई वाला लक्षण था ना, ऊपर चेहरा के लक्षण, चेहरा था पिटाई वाला, जो चेहरा बनल नहीं रहता पिटाई के टाइम पे कैसे अजीब मुंह रहता, और फिर जब उसके साथ कुछ अच्छा मतलब की तो उसको एकदम वो जो बादल था ना नाराजगी वाला वो हट गया, बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। किसने? गिरधर लाल ने। तब मदन को कस के गला लगा लिया, उठा लिया। देखिए ना बता रहा है, उठा लिया। मदन हक्का बक्का मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया था, मदन हक्का बक्का क्यों हो गया था। इसका आंसर क्या देंगे आप बताइए। तो आप बताइएगा कि मदन हक्का बक्का इसलिए रह गया था क्योंकि अपने पिता गिरधरलाल के साथ, गिरधरलाल से हमेशा अक्सर वो मार खाता रहता था। लेकिन अचानक एक दिन उसके पिताजी ने कस के उसके गले लगा लिए, जिससे वह हक्का बक्का रह गया। यही हरकत के कारण वह क्या रह गया था, हक्का बक्का रह गया था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। देखिए ना, सॉरी, मदन को याद भी नहीं कि उसके पिता इसे किस तरह से, इस तरह से कब उससे प्यार किए थे। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर, जो किसी के लिए नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा। वो अपने बेटा को बोल रहा है, किसको? बेटा को बोल रहा है, मदन को। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, एक एक तेरा बाप है, और तूने तो बे खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। देखें, बोले थे दो दांत तोड़ दिया था, तूने तो बे खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। हाँ 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 हाँ, है ना, है लिखा है, ऐसे नहीं कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। तो क्वेश्चन पूछता है कि खोखा के कितने दांत तोड़े थे। खोखा के मदन ने कितने दांत तोड़े थे, तो दो दांत तोड़े थे। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, ठीक है। और क्या ही बोले, ये चैप्टर आज हो गया द एंड। ये चैप्टर हो गया बाबू द एंड, मतलब समाप्त। आपको इस कहानी को पढ़कर कैसा लगा? मजा आया होगा। इसमें थोड़ा सा लिंग भेदभाव भी किया गया, उसको आप समझिएगा। एक वीडियो को देखिएगा पूरा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे यदि नया आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरा, ठीक है। इस पे अच्छी अच्छी कंटेंट आपको मिलेगी, अच्छी अच्छी। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। जय हिंद,